हेलो स्टूडेंट्स। सो ये लेक्चर पास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंडीशंस हमने स्टडी कर दी थी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एक कंडीशन थी आपकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए, दूसरा था फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंड थर्ड वाज फेज सीक्वेंस ऑफ द टू जनरेटर्स शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब हम प्रोसीजर कैसे करेंगे इन क्वांटिटीज़ को सेम, वो स्टडी करेंगे। सो नाउ हम कैसे बिगिन करेंगे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसीजर वो देखते हैं। तो ये बस बार है RYB। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो भी कनेक्टेड जनरेटर्स हैं वो इस बस बार से अटैच हो चुके हैं, जो कि रनिंग जनरेटर्स हैं। अब एक हमें नया जनरेटर इसमें पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी कनेक्टेड जनरेटर है। ठीक है, मल्टीपल जनरेटर्स हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की हमें सबसे पहले हम स्पीड को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले हम स्पीड दोनों का मैच करेंगे। आप ये पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो आएगा, एडजस्ट द स्पीड ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर टू मैच दैट ऑफ रनिंग मशीन। ठीक है, दोनों की स्पीड हमें सेम एडजस्ट करनी है। अब हम स्पीड को एडजस्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर मान लो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है और वहाँ पे बहुत कंट्रोल पैनल्स होते हैं जो कि आपकी स्पीड को, रियल टाइम स्पीड को कंट्रोल पैनल्स शो कर देते हैं। तो आपको मतलब रनिंग मशीन्स की स्पीड आ जाएगी और जो हमें थ्रो करनी है मशीन पैरेलल में, उसकी भी स्पीड शो करेगा। अब अगर वो मिसमैच कर रही हैं, इसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जनरेटर को हम खुद रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो में कैसे रोटेट करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अगर स्पीड आपकी मशीन कम स्पीड पे चल रही है, तो आप वाटर के जो गेट्स हैं, ठीक है, जो पानी की इनपुट है, उसको आप इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा सा गेट खुल जाएगा। अगर स्लो चल रही, अगर कम फास्ट चल रही है, देन आप उसको थोड़ा क्लोज़ कर देंगे। तो वहाँ से मैकेनिकली हम वाटर का लेवल, ठीक है, गेट्स ओपन या क्लोज़ करके उसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये चीज़ आप साइड में अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ जो पॉइंट नोट करना है वो आपको ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है, अब अगर हम प्रैक्टिकल ये लैब में कर रहे हैं, लैब में जो जनरेटर है उसको हम कैसे घुमाएंगे, वहाँ पे पानी तो है नहीं। उस जनरेटर की शाफ्ट को हम मोटर की हेल्प से घुमाते हैं। ठीक है, तो जनरेटर के रोटर को आपको खुद घुमाना पड़ता है और लैब में हम उसको मोटर से घुमाते हैं। तो हम उस मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करके और या रिड्यूस करके उसको हम जिसके साथ हमें पैरेलल में करना है उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड जो है वो होता है 120 F/P। जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं, ठीक है, उसका मैकेनिकल स्पीड और जो इलेक्ट्रिकल में जो साइकिल बनेगी उनका ये रिलेशन होता है। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दोबारा से आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपका वो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे डेरिवेशन बन रही है। तो अब हम अगर स्पीड को दोनों जनरेटर्स की मैच कर देंगे, तो अगर ये चीज़ सेम होगी दोनों का, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब हर एक उसमें फिक्स रहेगा ये। तो फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों की मैच करेगी। ओके, तो अब फ्रीक्वेंसी हम उस तरह से दोनों की मैच कर सकते हैं। अब ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ़ साइकिल इस मशीन के बनेंगे 1 सेकेंड में, उतने ही नंबर ऑफ़ साइकिल इसके भी बनेंगे। पर जनरली क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली जिस मशीन को हमें पैरेलल में भी कनेक्ट करना है, उसकी जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी सी हायर रखी जाती है। अब हायर क्यों रखी जाती है, क्योंकि जैसे ही इस पर लोड बढ़ेगा, मतलब करंट जब ये लोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो इसमें करंट्स फ्लो करेंगे। अभी जब इसको हमने लोड से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसमें सिर्फ जनरेट हो रही है वोल्टेजेस। जैसे ही हम
पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें करंट्स भी फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अब करंट्स कैसे फ़्लो करते हैं? करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो होता है आपका कि वो हमेशा उसकी वजह से जो पोल्स बनते हैं वो मशीन को थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का लगाते हैं। हमने लेंज़ेस लॉ पढ़ा है। तो मतलब मशीन की स्पीड जैसे ही लोडिंग इस पे पड़ेगी तो हल्की सी डाउन होती है। तो हम स्टार्टिंग में इनिशियली कनेक्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी हम हायर रखते हैं प्रैक्टिकली। सो आप ये सेंटेंस भी नोट कर लीजिए। इन प्रैक्टिकल केसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग मशीन इज केप्ट स्लाइटली हायर देन रनिंग मशीन। ओके, और रीज़न क्या है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे ही वो लोड पे पड़ेगी तो थोड़ा उसमें ड्रॉप आएगा। उसको आप साइड में ब्रैकेट में अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर चुके हैं, अब हमें वोल्टेज को एडजस्ट करना है। तो हमें पता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है पर फेज़ वोल्टेज की, जो इंड्यूस होता है वोल्टेज, वो होता है 4.445 FT। तो अगर हम वोल्टेज इंड्यूस्ड चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम जो फ्लक्स है फील्ड की फ्लक्स उसको बढ़ा दें, उसको अगर हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है आपकी कॉइल्स में उसको इंड्यूस करना है तो आप या तो फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना दो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दो, ठीक है। फील्ड फ्लक्स हम इंक्रीज़ कराएंगे। फील्ड फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट है उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसको अगर इंक्रीज़ करा देंगे तो ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका ये है। या तो हम दूसरा है कि एफ क्या होता है, हमें n इज़ इक्वल टू 120 F/P होता है। तो P इंटू N अपॉन 120 जो है वो आपका F होता है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमें चेंज कराना है तो मतलब हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि या तो आप मशीन को ज़्यादा स्पीड से घुमाएं, ठीक है। तो दो चीज़ों तरीक़ों से आपका वोल्टेज बढ़ेगा। या तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दूँ, ठीक है, तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसकी वजह से इंड्यूस होता है। या तो मैं ज़्यादा स्पीड से घुमा दूँ, तो ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, चेंज की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। पर अब हम स्पीड को तो हम एक बार फिक्स कर चुके हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए। तो अब हम स्पीड को तो छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक बार हमने फिक्स कर दी। अगर हम यहाँ से अब इसको चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड तो फिर दोनों का फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी को हमने पहले एडजस्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी के क्योंकि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्पीड, तो हमने वो कर दिया। अब इसको करने के दो तरीके हैं। इसको हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ करंट करेंगे, ठीक है। So now by changing the value of field current the voltage of the incoming machine is adjusted, ठीक है। अब हमें फ्लक्स को चेंज करने के लिए इसका जो करंट है फील्ड का उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम उस करंट को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे एक मेथड तो ये है कि आप एक वेरिएबल रेजिस्टर हम फील्ड सर्किट में लगा दें। वेरिएबल रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन फील्ड सर्किट, ठीक है। अब आप उस वेरिएबल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल रियोस्टैट टाइप का स्ट्रक्चर, जब आप उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो सर्किट का करंट चेंज होगा। तो उससे हम रेजिस्टेंस कम करके करंट बढ़ा सकते हैं और वहाँ से वोल्टेज एडजस्ट हो जाएगी। या तो हम ये ऐसा करें वेरिएबल रेजिस्टेंस से करें, या तो आप वोल्टेज को ही वेरी कर दें, ठीक है। जो वोल्टेज फील्ड के करंट को सप्लाई कर रही है, ठीक है, उस वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करें, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन फील्ड बाय RF IF इज़ वेरिड, ठीक है। या फिर हम जो
बाय वेरिंग द फील्ड वोल्टेज। अगर फील्ड वोल्टेज को हम चेंज कर दें तो भी आपका IF एडजस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। और हम वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करके वोल्ट मीटर आपका RMS वैल्यू हमें शो करता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरेटर का एक फेज़ जो है वो हमें इस तरह की वेव फॉर्म दे रहा था, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम की, इक्वल बिल्कुल इक्वल तो नहीं हो सकती किसी भी केस में, थोड़ी डिफरेंस तो रही गई। और दोनों की हमने RMS वैल्यू जो थी वो भी हमने सेम की। सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको सही बना लेना। RMS वैल्यू हमने सेम कैसे करेंगे हम, RMS वैल्यू जो होता है वो होता है मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो दोनों का जो RMS वैल्यू है वो हमें इस मेथड से हमारा सेम होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू पॉइंट पे तो वोल्टेज चेंज होती है अल्टरनेटिंग में। तो अब हम एक वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। RMS वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको हमेशा आनी चाहिए। आप नहीं, आपको रिवाइज्ड है तो आप इसको स्टडी कीजिए, पूछिए डाउट्स में। तो RMS वैल्यू क्या होता है, अगर इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC है, मतलब अगर इतनी वैल्यू का एक AC है और एक VM डिवाइडेड बाय √2 का DC है, तो दोनों से सेम इफ़ेक्ट होगा। तो हम, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग चीज़ हर एक पॉइंट पे वेरी कर रही है, तो अब उसको किसी एक क्वांटिटी से कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे बोलो, ये तो 0 भी है मैक्सिमम भी है, ये किसी एक से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम RMS से करते हैं। और वही वोल्ट मीटर भी आपका RMS वैल्यू ही रीड करता है हमेशा, तो वो होता है मैक्सिमम अपॉन √2। तो दोनों की आपकी RMS वैल्यू तो सेम हो चुकी है, पर अब उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो सेम नहीं है अभी भी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक जो आपका रनिंग है वो अभी किस पोजीशन में है आपको नहीं पता। अब आप उसको जब आप स्विच को करेंगे तो दोनों के हर एक पॉइंट पे वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब वो तो इस जनरेटर की पोजीशन पे है ना, जो आपकी वेव फॉर्म जनरेट हो रही है। जब वो शाफ्ट आपका मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग की पोजीशन में होता है तो यहाँ मैक्सिमम होता है, तो आपको कैसे पता वो किस पोजीशन पे पहुँचेगा और वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो क्योंकि हमें दोनों को एक साथ हमें मैच करना है, ठीक है। आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं फेज़ सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। तो फेज़ सीक्वेंस में आप इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए कि 2 मैंने मशीन्स बनाई हैं। एक में R है, इस तरह से हम रोटेट करा रहे हैं अपने रोटर को, तो R के बाद वो Y को कट करेंगी और उसके बाद B को, और इसमें RBY, इसमें से फेज सीक्वेंस RYB है, इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं रोटर को, और इसमें RBY है। तो जो वोल्टेज जनरेट होगी वो कैसी होगी, इस केस में मैं देखती हूँ तो R फेज हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। अब जो Y फेज़ है, ठीक है, वो इसके 120 डिग्री के बाद बनेगा, ठीक है। तो उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। और जो B फेज़ है वो इसके भी 120 डिग्री के बाद बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा वोल्टेजेस का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये R, दिस इज Y एंड दिस इज B। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें सपोज़ ये R की वेवफॉर्म है, अब B की इसके 120 डिग्री के बाद बनेगी B है, तो यहाँ पे इस तरह से ये B की वेवफॉर्म बनेगी, और इसके 120 डिग्री के बाद Y की वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। अब जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, R को हम R के साथ कनेक्ट करेंगे तो R की वोल्टेजेस तो दोनों सेम आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी वोल्टेज की वैल्यू तो सेम कर चुके हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम कर चुके हैं, तो
किसी भी जब आप इसको करेंगे तो आर की तो आर के साथ मैच हो जाएगी, पर आप वाई को, ठीक है, अब आप इसके वाई को हम इसके वाई के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें तो इसका वाई की वेवफॉर्म कुछ और है, ये है, और इस वाले केस में वाई की वेवफॉर्म कुछ और है, तो दोनों में वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे देखो आप वाई की वेवफॉर्म ये है और इस केस में वाई की वेवफॉर्म ये है, तो कितना वोल्टेज डिफरेंस आ गया। उतने वोल्टेज डिफरेंस पे तो मैंने बताया आपको कि खुद ही अंदर ही सर्कुलेटिंग करंट्स आ जाएंगे जो कि बहुत डैमेजिंग होंगे, तो ये तो बहुत डिज़ास्ट्रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना करंट दोनों के बीच में ही जो फ्लो कर जाएगा, लोड तक नहीं पहुंचेगा, बीच में सर्कुलेटिंग करंट्स आ जाएंगे। तो इस वजह से हमें अब अगर कनेक्ट करना है तो फेज़ सीक्वेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसकी वाई को मैं बी के साथ कनेक्ट करूँगी तो हम, और इसके बी को इसके वाई के साथ, तो इसका मेथड है कि हम फेज़ सीक्वेंस इंडिकेटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम तीनों अपने फेसेस को डालते हैं, तो एक डायरेक्शन में अगर वो रोटेट करता है तो वहाँ पे पॉइंट मार्क होता है कि क्या फेस सीक्वेंस है, तो मतलब उससे चेक हो जाएगा दोनों का फेस सीक्वेंस। अगर सेम नहीं है तो हमें दो फेसेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो phase sequence can be checked with the help of phase sequence indicator. If the phase sequence is not same, दोनों का sequence same नहीं है, then phases have to be interchanged, दोनों को interchange करना पड़ेगा before connect.